1990 के दशक का दौर मुंबई में अपराध का काला अध्याय था। आप और हम तो बहुत खुश नसीब हैं, दिवाली मना लेते हैं, शादियां अटेंड कर लेते हैं और तो और गाड़ियां खरीद कर हॉर्न मारते हुए खुलेआम घूम भी लेते हैं। लेकिन 90 के दशक में मुंबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अंडरवर्ल्ड का खौफ ऐसा था कि लोग छोटी छोटी खुशियां भी मनाने से डरते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कोई बाप अगर अपने बच्चे की शादी में थोड़ी सी भी खर्च कर देते ना, उनके घर के बाहर लाइट जलते हुए मिल जाए या फिर बैंड बाजा मिल जाए, तो अगले सुबह उनके घर पर कॉल आ जाता था कि मैं भाई बोल रहा हूँ, बहुत खर्चा किया शादी में, थोड़ा पैसा इधर भी सरका दो। शादी तो शादी, मुंबई में अगर डॉन को पता चल जाता कि अगर किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो डॉन के लोग सीधे उनके घर पर पहुंच जाते थे कि अगर गाड़ी खरीदने के पैसे हैं तो कुछ हमें भी दो। और ऐसा एक गैंग नहीं बल्कि हर गैंग वाले करते। एक पैसे ऐड कर जाता तो दूसरे गैंग वाले वहां पहुंच जाते। मुझे पता है ये सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ क्या, लेकिन मेरा यकीन मानिए, यह दाऊद वाले मुंबई का वो दशक था जहां लोग खुलकर सांस भी नहीं ले सकते थे बिना डॉन की मर्जी के। अब यहीं से मुझे उसी वक्त के बम्बई में, हाँ तब मुंबई नहीं बम्बई हुआ करता था, और उस दौर की कहानी याद आ रही है मुझे, जब हेड ऑफ मुंबई पुलिस के ऑफिस के सामने दाऊद का छोटा शकील एक ऐसे भयानक हत्याकांड को अंजाम देता है जिससे पूरे मुंबई की सांसें थम जाती है। मैं बात कर रहा हूं क्रॉफर्ड मार्केट में रूपम शोरूम के मालिक भरत शाह के हत्याकांड के बारे में, जिसके ऊपर एक अच्छी खासी क्राइम थ्रिलर फिल्म बन सकती है। 1990 के दशक के बंबई में भरत शाह एक बड़ा नाम था। पूरे बंबई में अपनी कपड़ों की चैन और बिजनेस साम्राज्य के लिए वो मशहूर थे, लेकिन उनकी यही सफलता अंडरवर्ल्ड की नज़रों में आ गई और उनके लिए एक ऐसा फंदा बन गया ये सफलता जिससे बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। मुश्किल ही नहीं समझिए, नामुमकिन हो गया था। अंडरवर्ल्ड के लोगों से वो परेशान हो गए थे। असल में ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ था जब 1998 के बीच भरत शाह के पास एक फ़ोन कॉल आया। ये कॉल छोटा शकील के आदमियों का था, जो मुंबई में दाऊद इब्राहिम के सबसे भरोसेमंद गुर्गों में से एक था। कॉल में मांग थी हिफाजत के लिए पैसे, यानी बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अब अंडरवर्ल्ड के लोग प्रोटेक्शन मनी क्यों मांगते थे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। हर कहानी में, दाऊद की जो हर दूसरी कहानी आप सुनते हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन मनी और ये क्या कहते हैं कि रंगदारी, ये सब तो आप सुनते ही हैं। भरत शाह को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने की बात जो है हर तरफ फैल चुकी थी। उस समय बम्बई के बिजनेसमैन जानते थे कि अगर उन्होंने छोटा शकील को पैसे देने से इनकार किया तो इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, जैसे न सिर्फ उनका व्यापार खत्म होता बल्कि परिवार और खुद उनकी जान को तो सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता था। फिर भी भरत शाह ने छोटा शकील के धमकियों का सामना करने का फैसला किया, लेकिन समय के साथ धमकियों का सिलसिला और भी तेज हो गया और ये साफ हो गया कि दाऊद का गुर्गा शकील शाह को तोड़ना चाहता है, उसे घुटनों पर लाना चाहता है, ताकि वो पूरे मुंबई के व्यापारियों के दिल में अंडरवर्ल्ड का खौफ और भी गहरा भर सके। इस बीच छोटा शकील के लोग बार बार भरत शाह को धमकाते रहे और आखिरकार शाह को लगा कि अब पुलिस सुरक्षा लेना ही ठीक होगा, क्योंकि इससे पहले तक तो वो अंडरवर्ल्ड का सामना करने का सोच रहे थे। अपने बाकी भी जो बिजनेसमैन उनके थे, कलीग एक तरह से कहें तो, जो और भी मार्केट में व्यापारी थे, उनको भी यही कहते थे कि अंडरवर्ल्ड के सामने झुको मत, मैं हूँ, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट हैं। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की, और जब उन्हें पुलिस की सुरक्षा मिल गई तब छोटा शकील का कॉल जो है ना बंद हो गया। उसके गैंग के अब कोई जो भी लोग थे, कोई अब भरत शाह के आगे पीछे नहीं था। पूरा जो अंडरवर्ल्ड का प्रेशर था ख़त्म हो गया पुलिस का प्रोटेक्शन मिलते ही। मुंबई पुलिस का दबदबा देख के यहाँ अंडरवर्ल्ड का जो छोटा शकील है वो चुप बैठ जाता है। धीरे धीरे भरत शाह की ज़िंदगी एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो गई। वो खुलेआम घूम रहा था और सब कुछ कर रहा था जो वो चाहता था। उसके साथ मुंबई पुलिस का प्रोटेक्शन था।
ना उसे दाऊद का डर था, ना ही डी कंपनी का, और ना ही छोटा शकील का। फिर कुछ महीनों बाद भरत शाह को लगा कि अब तो कोई खतरा नहीं है, अंडरवर्ल्ड के लोग भी पीछे हट गए हैं, तो पुलिस की सुरक्षा जो है वो हटवा देते हैं और कहते हैं कि पुलिस सुरक्षा बाद में वापस ही ले ली गई थी। उन्हें भी लगा कि अब अंडरवर्ल्ड की नज़र में वो है नहीं, अब अंडरवर्ल्ड थोड़ी ना उनके इंतज़ार में बैठा रहेगा। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि डी कंपनी सालों बाद भी कुछ नहीं भूलता है। डी कंपनी उनको तो खास करके नहीं भूलता है जो उनके खिलाफ जाते हैं। और यहाँ पर भरत शाह तो पुलिस के पास जाकर सीधे सीधे डी कंपनी, दाऊद, छोटा शकील सबसे बगावत कर बैठते हैं। उन दिनों ऐसा ही होता था, जो डॉन के खिलाफ गए उनके साथ कुछ भी हो सकता था। और छोटा शकील ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया था। उसने तो भरत शाह को सजा देने का इरादा बना लिया था, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाने की सोच भी न सके। कोई ये हिम्मत ना कर सके, ना सोचे कि पुलिस में जाकर सब ठीक हो जाएगा, अंडरवर्ल्ड से वो बच जाएंगे। इन सभी चीज़ों के बीच ही वो वक्त आ जाता है जिसकी भरत शाह को खबर नहीं थी। और छोटा शकील तो कई महीनों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था जब पुलिस प्रोटेक्शन हटे और उसके सामने भरत शाह हो। फिर 8 अक्टूबर 1998 की एक शाम आती है जब भरत शाह अपने शोरूम से बाहर निकले। दरअसल उस दौर में मोबाइल फ़ोन इतने कॉमन नहीं थे कि हर किसी के पास हो, और अगर किसी को देश से बाहर या देश में ही किसी और राज्य में कॉल करना होता था तो इसके लिए पब्लिक बूथ ही एकमात्र तरीका था। इसलिए वो पास के एक पीसीओ यानी कि पब्लिक कॉल ऑफिस में गए, जहां वे विदेश में किसी से फ़ोन पर बात करना चाहते थे। इस वक्त शकील के शूटर्स जो है भरत शाह के हर हरकत पर नज़र रखे हुए थे, जिसकी भरत शाह को भनक भी नहीं थी। फिर आगे पीसीओ के बाहर खड़े भरत शाह को देखते ही शकील के 4 शूटर उनकी तरफ बढ़े। उस समय बाजार में दिवाली का वक्त था, हर तरफ भीड़ भाड़ थी, लोगों का ध्यान एक दूसरे पर था, भीड़ से हटने पर था। लेकिन कोई भी शकील के आदमियों के प्लान का अंदाजा नहीं लगा सकता था। मार्केट में उस वक्त इस कदर भीड़ थी। फिर छोटा शकील के वो 4 शूटर शाह के करीब जाते हैं और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, और इससे पहले कि कुछ और वो सोच पाते, शाह की जान जा चुकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के एकदम पास हुआ था। मुंबई के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले जगह पर, जहां पर मुंबई पुलिस का हेड बैठता था, यानी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर। एक ऐसी जगह जहां अगर गोलियां चली होगी तो कमिश्नर के कानों तक भी इसकी गूंज गई होगी। ऐसे में छोटा शकील के इस हिमाकत से पूरा मुंबई कांप उठा था कि एक दाऊद का जो आदमी है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी नहीं डरता है, उसके ऑफिस के सामने इतने बड़े मर्डर को अंजाम दिलवा दिया। व्यापारियों और आम लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया था। अगर इतने बड़े बिजनेसमैन की हत्या पुलिस के सामने, यानी कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने हो सकती है, जहां सबसे ज़्यादा पुलिस होते हैं, पुलिस की सुरक्षा होती है, तो फिर शहर में कौन सुरक्षित है? ये हाल था उस दौर के मुंबई का। पुलिस की साख पर सवाल उठाए गए और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क पुलिस तक भी पहुंच चुका था और पुलिस से परे भी है, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मुंबई पुलिस का भी नहीं। इस वारदात से अंडरवर्ल्ड भी एक क्लियर मैसेज देना चाह रहा था, क्योंकि भरत शाह ने अंडरवर्ल्ड से बचने के लिए पुलिस की मदद ली थी। इसलिए ही शायद छोटा शकील ने भरत शाह को मारने के लिए कमिश्नर ऑफिस ही वो जगह चुना, ताकि इससे ऐसा खौफ बने कि उसके खिलाफ कोई ना जाए, सबको लगे ये तो कमिश्नर ऑफिस से, कमिश्नर से भी नहीं डरता है। कुछ ऐसी ही सोच रही होगी छोटा शकील की। बाकी आपको क्या लगता है कि इस हत्या को अंजाम देकर डी कंपनी क्या साबित करना चाहता था, और उस दौर के मुंबई के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने भी मेरे चैनल पर इतनी कहानियां तो सुनी ही हैं, डी कंपनी, दाऊद और उसके सभी गुर्गों की। दाऊद एक ऐसा डॉन था जिसने ना जाने कितने और डॉन पैदा किए, उसके नीचे ना जाने कितने और डॉन पले। मुंबई में तो आप समझ लीजिए हर गली में डॉन है। सबकी कहानी आप सुनते हैं। ये कहानी सुनकर आपको लगता होगा कि शायद ये कोई फिल्म ही चल रहा है, ऐसा असल ज़िंदगी में थोड़ी होता है, लेकिन मुंबई में ऐसा होता था। और 90 का दशक जो था, 1990 वाला टाइम, वो मुंबई का एक ऐसा दौर था जिसकी कहानियाँ सुनकर भले ही आज आपको लगता हो कि ये तो फिल्म जैसा है, लेकिन उस दौर में जो लोग थे वो इसे कोसते ही है, क्योंकि इस दौर में बहुतों ने अपनों को खोया है, बहुतों का बहुत कुछ लूटा है, और ये डॉन लोग आबाद होते रहे। इन सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिए।
साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। एक किताब है डोंगरी टू दुबई, हुसैन जैदी ने लिखी है, सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं वो मुंबई के। और इस किताब में आपको पूरे 6 दशक में मुंबई के अपराध की दुनिया में क्या क्या हुआ सब कुछ जानने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट भी है जो हम शूट के दौरान यूज करते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो, फिर चाहे डिजिटेक का ट्राइपॉड हो या फिर वायरलेस माइक हो, तो ये सभी चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर। और इस तरह की वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इन सभी प्रोडक्ट का यूज करके आप अच्छी एक वीडियो बना सकते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।